तभी उस पर एक चमगादड़ अटैक करता है, बट जियोन उससे बच जाता है, जिस पर वो चमगादड़ फिर से एक बार जियोन पर अटैक करता है, बट जियोन इस बार उसे मार के खत्म कर देता है। जियोन अपने मन में सोचता है ये तो बहुत ही आसान था। वही कायला उससे कहती है वो तुमने आखिरकार ये किया कैसे और तुम हो कौन? जिस पर जियोन कुछ नहीं जवाब देता। कायला कहती है मैंने तुमसे पूछा तुम हो कौन और तुमने वो किया कैसे? बट तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा गोरिल्ला आता है और उन सभी पर अटैक करता है, जिसे देखते हुए रिन कहती है फॉर्मेशन को स्टार्ट करो। वही जियोन अपने मन में सोचता है क्या ये अभी से शुरू हो गया? और तभी पूरा जंगल चेंज होने लगता है, जिसकी वजह से सभी लोग अलग अलग होने लगते हैं। वहीं रेंगो कहता है एक साथ रहो, ऐसे एक दूसरे से अलग मत हो, और यह बोलते ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है, बट तभी वो गोरिल्ला अपना हाथ सामने ला देता है, जिसकी वजह से रेंगो आगे नहीं बढ़ पाता, सॉरी रेगनो आगे नहीं बढ़ पाता। इसके बाद ही आई हुई वो टीम दो टीम्स में डिवाइड हो जाती है, जिसमें से एक तरफ थे हारते और जियोन और दूसरी तरफ बाकी लोग। वहीं अलग होने के बाद जियोन अपने मन में सोचता है मैं उसे महसूस भी नहीं कर पा रहा, तो शायद वो इस वक्त काफी दूर चला गया होगा, सब कुछ एकदम प्लान के हिसाब से चल रहा है। फिर वो हरते की तरफ देखता है और कहता है ये थोड़ा अजीब है, पहले मुझे इन्हीं सभी बातों का समाधान करना होगा। इधर हरते कहता है सिट हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। जियोन कहता है क्यों, क्या ऐसा इसलिए क्योंकि तुम अब रिन को नहीं मार पाओगे? यह सुनते ही हरते बिल्कुल ही जम जाता है और कहता है तुम किस बारे में बातें कर रहे हो? जियोन कहता है मुझे लगा कि तुम्हें मुझसे बेहतर पता होगा। इधर सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी 6 लोगों ने मिलकर उस भालू को हरा दिया था। वही रेगनो अपने मन में सोचता है सिट हरते हमसे अलग हो गया और उसके साथ ही उसके साथ जो बंदा है मैं उस पर भी भरोसा नहीं कर सकता। फिर वो रिन से कहता है अब तुम क्या करोगी, क्या तुम अब हारते को ढूंढने वाली हो? रिन कहती है नहीं, हम बिना रुके आगे बढ़ते रहेंगे, और वैसे भी अगर हारते और वो बंदा दोनों एक साथ हैं तो शायद वो मरेंगे नहीं। रेगनो कहता है ठीक है जैसा तुम्हें सही लगे। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं हरते को, जो कि जियोन को बताता है जब से मैं 3 साल का था तब से ही रिन एकदम मेरे परिवार की तरह थी, और शुरू से लेकर ही मैंने कायला, रिन, रेगनो और रियान ये सभी साथ थे, पर क्या करूं मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। और फिर वो जियोन से कहता है कैसे, तुम्हें ये पता कैसे चला? और फिर वो उससे पूछता है और कौन कौन ये जानता है? जियोन कहता है अभी तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। हरते कहता है सच में? मैं तो बता ही नहीं सकता कि तुम चालाक हो या एक बेवकूफ। क्या तुमने ये नहीं सोचा कि मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, या तुम्हें ये लगा कि तुम मुझसे बच जाओगे? फिर वो जियोन से कहता है क्या तुम्हें पता है जिसे मैं सर्व करता हूँ उसे एविल नहीं कहा जाता, पर फिर भी बेवकूफ इंसानों ने उसे कैद कर लिया, वो भी जंगल में, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास ऐसी शक्तियाँ थी जिसे कोई समझ ही नहीं पा रहा था। इसीलिए मैं अभी भी उस समय का इंतजार कर रहा हूँ जब वो उस जंगल की सील तोड़ के बाहर आएगी, या तो फिर कहें कि आएगा। मुझे अभी इसके बारे में पूरा तो नहीं पता, पर मेरा काम बस यही है कि जो भी बंदा उस पर्सन के बाहर आने के रास्ते में आए उसे कुचल के खत्म कर देना। और या बोलते ही वो अपनी दोनों नाइफ निकालता है और सीधे जियोन की तरफ बढ़ पड़ता है। वो जियोन पर अटैक करने ही वाला था कि तभी जियोन अपने मन में सोचता है एक ऐसा नाइफ जो कि इतना तेज हो जिसे अपोनेंट कभी देख ही ना पाए। वही हरते अपने मन में सोचता है मेरी स्किल बिल्कुल परफेक्ट है। तो आखिरकार क्यों? हरते ये सोच ही रहा था कि तब तक उसका एक हाथ कट के गायब हो चुका था, जिसे देखते हुए हरते कहता है ये कब और कैसे हुआ? आखिरकार तुमने ये किया कैसे? जियोन कहता है तुमने 2 गलतियां कर दी। पहली, तुमने ये सोचा कि मैं तुमसे कमजोर हूँ, और यह बोलते ही वो उसकी तरफ बढ़ता है और अपनी पावर्स, जिसे आगे से हम बेसिकली थोड़ा एक यूनिक नाम देते हैं ब्लैक फ्लैश, उसका यूज करता है और कहता है इसी वजह से तुमने मुझ पर अपनी पूरी काबिलियत का यूज करते हुए पहली बार में ही अटैक नहीं किया। वही हरते कहता है ये क्या है ये? और फिर चिल्लाते हुए कहता कमीने कहीं गए, तूने मेरा हाथ क्यों काटा? और यह बोलने के साथ ही वो फिर से एक बार जियोन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और मन में ही कहता है ये मेरा एक ऐसा अटैक है जो कि चांद को भी आधे पे से काट देता है, तो अगर मैंने इसका यूज किया तो मैं जरूर जीत जाऊंगा। वही जियोन कहता है एक और गलती, और यह बोलते ही वो अपनी ब्लैक फ्लैश से हरते पर अटैक करता है और उसके अटैक को ब्लॉक करने के बाद सीधे उसके सामने आ जाता है और कहता है ये तुम्हारी आखिरी गलती थी, तुम्हें समय रहते यहाँ से भाग जाना चाहिए था। और यह कहते ही वो अपनी ब्लैक फ्लैश से इतना पावरफुल अटैक करता है कि हरते के मुंह से खून आने लगता है और वो कहता है तुम जीत गए, पर फिर भी तुम कभी भी ये होने से रोक नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एक। जियोन कहता है मैं समझ गया, तुम यही कहना चाहते हो ना कि यहाँ पर पहले से ही एक और मौजूद है जो कि रिन को मारेगा, इसके बारे में मुझे पहले ही पता है। अब ये सुनने के बाद हरते और भी हैरान रह जाता है और कहता है कैसे? वही जियोन कहता है अब मुझे जल्दी यहाँ से चलना चाहिए, और यह बोलते ही वो रिन की तरफ भागने लगता है और मन में कहता है रिन अभी तक वहाँ पहुंच चुकी होगी। और तभी उसके सामने एक पत्थर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो कहता है क्या ये वही है? हाँ ये वही है, इसी का इस्तेमाल हुआ था एविल को सील करने के लिए। एविल यानी रोसिना। जियोन कहता है ये वही पत्थर है जिससे रोसिना को सील किया गया था, और इसका यूज करता था वही एंसेस्टर जिसके बारे में रिन बता रही थी। जियोन उसे देखते हुए मन में सोचता है मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि आखिरकार ये पत्थर यहाँ जंगल के बीचों बीच पड़ा क्यों है? फिर वो कहता है अभी ये समय नहीं है सोचने का, और यह बोलते ही वो आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हुए वो जैसे ही थोड़ा दूरी पर पहुंचता है कि तभी उस पत्थर के आसपास से 2-3 हाथ बड़े बड़े निकलते हैं और जियोन पर अटैक कर देते हैं। जियोन उनसे बचता है और फिर अपनी ब्लैक फ्लैश को तैयार करते हुए कहता है यही वो एग्जैक्ट टाइम है जब मेन बॉडी बाहर आएगी। और तभी वहाँ पर एक ग्रीन कलर का क्रीचर बाहर आता है जिसे जियोन अपनी ब्लैक फ्लैश का यूज करते हुए मार डालता है। जियोन उस पत्थर को देखते हुए मन में कहता है अगर तुम क्रॉनिकल्स को फॉलो करो तो उसमें क्लियरली बताया गया है कि ये पत्थर भविष्य में जाके एविल को फिर से सील करने के लिए यूज होगा, जिसका यूज एक योद्धा करेगा। जियोन आगे बढ़ता है, बट तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो कहता है लगता है वो शुरू
शुरू हो गया। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं बाकी लोग एक सर्कुलर सा शेप बनाते हुए खड़े थे और चारों तरफ नजर बनाए हुए थे। वही रैग्नो कहता है अभी हमें कितनी दूर जाना है और क्या हरते अभी भी जिंदा होगा। वही कायला उससे कहती है बकवास बातें बंद करो और रास्ते को क्लियर करना शुरू करो। वही इरिन कहती है हम बस पहुंचने ही वाले हैं। फिर वो सभी थोड़ा आगे जाते हैं, जहाँ पहुंचते इरिन कहती है हमारे टारगेट को यहीं पर होना चाहिए। इरिन उन सभी को रोक लेती है और कहती है थोड़ा इंतजार करो, अभी हम हमला नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम आगे गए तो हम मारे जाएंगे। और तभी उन सभी के सामने पेड़ के ढेर सारे तने आने लगते हैं और वो सभी देखते हैं उनके सामने एक लड़की बैठी हुई थी जो कि कोई और नहीं बल्कि रूसिना ब्लड वॉकर है, जो कि अभी कुछ समय पहले ही जियोन से मिलने के लिए गई थी। रूसिना कहती है क्या हुआ, कहीं देरी तो नहीं हो गई। वही रिन कहती है एविल तुम वही हो ना। रूसिना कहती है तुम एविल किसे बोल रही हो, आखिरकार इंसान मुझे एविल क्यों कहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जो करना चाहती हूँ वो करती हूँ। वही उसे अपने सामने आते हुए देखकर रिन कहती है सभी लोग तैयार हो जाओ और साथ में रहना। वही रैग्नो उसे देखकर कहता है कि ये सच में सील्ड है। रिन कहती है हाँ, पर देखकर ऐसा लगता है कि ये अभी कम्प्लीटली सील्ड नहीं है, बट अभी भी इसकी कुछ पावर्स हैं जो कि सील्ड है। वो सबसे कहती है अपने आप को तैयार कर लो, अटैक होने वाला है। बट तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जैसे ही वो अपने पीछे मुड़ के देखती है सभी लोग मारे जा चुके थे और वहाँ पर बचा था सिर्फ और सिर्फ रियान, जिसने बाकी सभी को मार दिया था। पर रियान ने इस वक्त कायला और रिन इन दोनों को छोड़ दिया था। कायला कहती है रियान तुम कर क्या रहे हो। बट तभी रियान अपने हाथ में से चाकू फेंकता है और आगे जाते हुए कहता है माँ, सभी बीस्ट्स की माँ, फाइनली आपका बेटा आपसे मिलने के लिए आ गया है। और तभी वो अपने शर्ट को खोलता है जहाँ उसके शर्ट पर भी वही 6 सिरों वाले बीस्ट का सिंबल बना हुआ था, जिसे देखकर रिन कहती है प्यूरिफिकेशन चर्च, इसका मतलब रियान भी उन्हीं में से एक है। रियान कहता है मैंने पहले ही उन सभी को सजा दे दी है जो आपको चोट पहुंचाना चाहते थे और अब उनकी जो लीडर है वो आपके सामने है, जिसे मैंने आपके लिए जिंदा छोड़ दिया और ये उसी की वंशज है जिसने आपको कैद किया था। रियान कहता है आई ऑफर माई सेल्फ टू यू। इधर रूसिना ये सब देखने के बाद कुछ बोलती नहीं है, जिस पर रियान कहता है कि आपको ये पसंद नहीं आया। रूसिना कहती है तुमने मेरे शिकार को मारा क्यों। ये सुनते ही रियान बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। बट तभी रूसिना उसका सर काट के उसके सर और धड़ को अलग कर देती है। रैग्नो और बाकी लोगों के मरने के बाद कायला वहीं पर रिन को छोड़ के भाग जाती है, पर उसे रास्ते में जियोन मिल जाता है जहाँ वो उससे कहती है उस चश्मे वाले बंदे ने हम सभी को धोखा दे दिया और हम सब के सब मारे गए। जियोन अपने मन में ही सोचता है ये भाग आया। वहीं कायला कहती है वो औरत कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है, उसे कोई इंसान हरा नहीं सकता। कायला जियोन से कहती है हेजिटेट मत करो, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। जियोन थोड़ा सोचता है और कहता है ये तो मेरे प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। जियोन थोड़ा सोचता है और कहता है लोगों को मारना ही रूसिना की असली डेस्टिनी है, उसकी डेस्टिनी पहले से ही निर्धारित थी। पहले वो ऐसी नहीं थी, पहले उसे लोगों को मारना अच्छा नहीं लगता था, पर फिर जब लोग उसके खिलाफ चले गए तो उसे ऐसा करना ही पड़ा और फिर अपनी डेस्टिनी की वजह से वो ऐसी बन गई कि उसे लोगों को मारना अच्छा लगने लगा। वो लोगों को मारती गई, पर तभी उसका सामना रिन के पूर्वज से हुआ और उसने उसे यहाँ पर कैद कर दिया। इधर हम देखते हैं रूसिना रिन की तरफ बढ़ रही थी और कहती है क्या तुम ड्रेनीर की वंशज हो, तुम देखने में तो ऐसी नहीं लग रही, तुम तो बहुत ही कमजोर हो, बिल्कुल ही बोरिंग। इधर रिन कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी और वो घुटनों के बल ही बैठी हुई थी। रूसिना कहती है अच्छा क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी वो सिटी रियून उसे पूरी तरह से तबाह कर दूंगी। यह सुनते ही रिन के पास हल्की सी लाइटनिंग दिखाई देती है। इधर रूसिना कहती है मैं काफी समय से इस जंगल में कैद थी, इसीलिए अब मुझे बहुत भूख लगी है, तो क्या एक शहर काफी होगा, होना तो चाहिए। अब यह सुनते ही रिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और रूसिना के ऊपर एक लाइटनिंग बॉल जनरेट कर देती है। इसके बाद वो रूसिना पर अटैक करते हुए कहती है मर, और यह बोलते ही वो अपने स्पीयर को रूसिना के शरीर के आर पार कर देती है और कहती है आखिरकार मुझे कितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। जिस पे रूसिना मुस्कुराते हुए कहती है तो अब आई तुम होश में। यह बोलते ही रूसिना उस स्पीयर को अपने शरीर से बाहर निकालते हुए कुछ दूरी पर जाके कहती है मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग पागल हो जाते हैं मेरी वजह से, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरा शिकार ऐसे बौखला जाता है, क्योंकि जितना ही तुम बौखला कर गुस्सा होती जाओगी उतना ही मुझे मजा आएगा। और यह बोलते हुए ही रूसिना अपने आप को हील कर चुकी थी। उसके हील होते ही उस जगह से ढेर सारे डेमोनिक क्रीचर्स निकलने लगते हैं। रिन अपने मन में सोचती है अगर मैं लड़ी तो मार जाऊंगी। इधर रूसिना रिन पर अटैक करती है, बट रिन उस अटैक को डॉज कर जाती है और फिर अपने स्फीयर में लाइटनिंग लाते हुए वो रूसिना पर अटैक करती है, बट इन सबसे सिर्फ एक डेमोनिक क्रीचर मारा जाता है। रूसिना को कुछ भी इफेक्ट नहीं होता और इस अटैक की वजह से रिन का वो स्फीयर भी टूट जाता है। रिन अपने मन में सोचती है वो स्फीयर काले लोहे से बना हुआ था, वो इतना आसानी से कैसे टूट गया। इधर रूसिना के पास से ढेर सारे डेमोनिक क्रीचर्स निकलने लगते हैं जो कि देखने में काइंड ऑफ स्नेक की तरह लग रहे थे। उन्हें बाहर आते हुए देखकर रिन के चेहरे पे अजीब से एक्सप्रेशन होते हैं और तभी वो अपने टूटे स्फीयर से अटैक करके एक स्नेक का सर काट देती है। एंड ये देखने के बाद रूसिना के चेहरे पे अजीब से एक्सप्रेशन आ जाते हैं। रिन बिल्कुल एक थंडर गॉड की तरह आसमान में जाती है और लाइटनिंग को समन करने लगती है और रूसिना पर अटैक करने की कोशिश करते हुए कहती है मुझे इसे एक ही ब्लो में खत्म करना होगा, जब तक ये सील है तभी तक मेरे पास चांस है कि मैं इसे मार सकती हूँ। यह सोचते हुए उसके नोज में से ब्लीडिंग होने लगती है और अपने मन में कहती है इससे पहले कि मैं अपनी स्ट्रेंथ लूज कर जाऊं मुझे इसे खत्म करना होगा। रूसिना पर अटैक करने के लिए रिन आगे बढ़ी ही हुई थी और वो उस पर अटैक करने ही वाली थी, बट तभी अचानक से उसके
उसकी लाइटनिंग गायब हो जाती है और वो बिल्कुल ही एक परगटे पंछी की तरह जमीन पे आके गिर जाती है। जमीन पर गिरते ही उसके मुंह में से खून निकलने लगता है, जहाँ वो अपने मन में कहती है मुझे अपनी पावर्स को ज्यादा टाइम तक यूज नहीं करना चाहिए था, उसके यूज की वजह से मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। या सोचते हुए उसकी आंखें बंद होने लगती है, जहाँ रोसिना कहती है उस सील की वजह से ही मैं अपनी पावर्स को पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रही थी, इसीलिए तुम्हें मुझे पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, वो भी सिर्फ एक ब्लो में। रोसिना की बातें सुनने के बाद रिन भी उसी की तरफ देखने लगती है, जहाँ रोसिना कहती है या तो फिर तुम्हें ये लगा कि मेरी सील्ड अभी तक टूटी नहीं है, इसीलिए तुम मुझे एक ही अटैक में मार पाओगी। इधर रिन जब रोसिना को मोड़ के देखती है तो रोसिना बिल्कुल ही बदल चुकी थी, मतलब उसका आधा शरीर बिल्कुल स्केलेटन की तरह दिख रहा था और बाकी शरीर की तरह दिख रहा था। रोसिना फिर से नॉर्मल होते हुए कहती है क्या तुम्हें ये पता है कि वो सील काफी समय पहले ही टूट चुकी है, वो तो बस मैंने ही उस सील को जानबूझ के ऐसे बना के रखा था ताकि लोगों को लगे कि मैं अभी भी सील्ड हूँ। या बोलते हुए उसे ढेर सारे स्नेक चारों तरफ से घेर लेते हैं। इधर रिन रोसिना का ऐसा रूप देख के बहुत डर जाती है। वहीं रोसिना कहती है मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रही थी, क्योंकि इसका कोई चांस ही नहीं बनता कि तुम मुझसे जीत जाओ। वहीं रिन सोचती है मैं कभी भी नहीं जीत पाऊंगी, क्योंकि इसके पास ऐसी पावर्स है जिसे कभी भी एक इंसान नहीं हरा सकता। वहीं वो स्नेक्स रिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिन्हें देखते हुए रिन अपने मन में कहती है आखिरकार ऐसी शक्ति को मेरे पूर्वज ने सील कैसे किया था। इसके साथ ही वो अपने आंखें बंद कर लेती है और अपने मन में ही कहती है तो ये है असली अंधेरा। इधर एक स्नेक रिन पर अटैक करने वाला था, बट तभी उसके आसपास कुछ शैडोज दिखाई देने लगती हैं, जो कि देखने में बिल्कुल ही सिमिलर थी जियोन की ब्लैक फ्लैश की तरह। और इसके अगले ही मूवमेंट में हम वहाँ पर देखते हैं जियोन एग्नेस को, जो कि समय रहते हुए वहाँ पर पहुंच चुका था। उसके पहुंचते ही रिन बेहोश हो जाती है, जिसे देखते हुए जियोन अपने मन में कहता है इतना शौक रिन के लिए काफी होगा, इन सब के बाद तो उसे अपनी पावर अवेकन कर ही लेनी चाहिए। वहीं रोसिना मुस्कुराते हुए कहती है क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि अगर तुम इस जंगल में आए तो मारे जाओगी। जियोन कहता है रोसिना ब्लड वॉकर। या सुनकर रोसिना कहती है तुम्हें मेरा नाम पता है। या बोलते हुए उसके पीछे एक स्नेक दिखने लगता है, जो कि हाफ स्केलेटन का बना हुआ था। रोसिना कहती है अगर तुम्हें मेरा नाम पता है तो तुम्हें मेरा निकनेम भी पता होगा। जियोन कहता है एक ऐसी शख्सियत जिसने बहुत ज्यादा इंसानों को मारा है, द मर्डरर क्वीन, वो जो वन मैन आर्मी है, मदर ऑफ बीस्ट, ये सब तुम्हारे नाम है, पर तुम्हारा जो सबसे आइकॉनिक नेम है वो है 1000 ईयर विच। रोसिना कहती है वो लड़की पागल थी, मैंने अभी तक उसे जिंदा छोड़ दिया, क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है। जियोन कहता है और मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूंगा। रोसिना कहती है अगर तुम मेरी बातें नहीं सुनोगे तो मारे जाओगे। जियोन कहता है मतलब तुम अब मुझे मारोगी। रोसिना कहती है क्या कहा तुमने। जियोन कहता है हाँ तुमने सही सुना, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे मार पाओगी। देन जियोन कहता है आज और अभी से तुम मेरी दासी बनोगी। और फिर अपने मन में कहता है स्टार्टिंग से ही मैंने जिसे अपना सबऑर्डिनेट माना था वो कोई और नहीं बल्कि रोसिना ब्लड वॉकर थी, 1000 साल पुरानी जादूगर थी जो कि मेरे सबऑर्डिनेट बनने के काबिल हो। रिन रेनिर के बारे में भी मैंने यही सोचा है, क्योंकि आगे जाके वो भी हीरोज की कंपेनियन बनने वाली है। इधर रोसिना कहती है तुम्हें सच में लगता है तुम ऐसा कर पाओगी। फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है चलो अच्छा देखते हैं। या बोलते ही वो जियोन पर अटैक करती है। अपने ऊपर अटैक होता देखकर जियोन अपने पास से एक छोटा सा पत्थर निकालता है और उसे सीधे रोसिना के पास फेंक देता है। रोसिना के पास पहुंचते ही वो पत्थर ग्लो करने लगता है, जिसकी वजह से रोसिना का अटैक रुक जाता है। वही रोसिना को उस पत्थर से निकल रही रोशनी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगती है। साथ में ही उसके पास से जो स्नेक्स निकल रहे थे उन पर भी इसका इफेक्ट हो रहा था। वही जियोन अपने मन में कहता है ये एक एंटी मैजिक टेक्निक है जिसका यूज रिन रेनिर के पूर्वज ने इसे सील करने के लिए किया था। ये एक ऐसी सुपर पावर है जिसका यूज करने वाला और उसका टारगेट दोनों एक अलग वर्ल्ड में आइसोलेट हो जाते हैं। जियोन कहता है अब होगी असली विनाश की लड़ाई। और फिर अपने मन में सोचता है ये जादू उस पत्थर में छिपा हुआ था जो कि मुझे आते हुए मिला, और साथ में ही मेरे पास ये पत्थर भी था जो कि मुझे मून आई इन्फो गिल्ड के उस लड़के ने दिया था। तो मैंने दोनों को कंबाइन करके इसे एक्टिवेट कर दिया। इसे एक्टिवेट करना बहुत ही मुश्किल था, पर फिर भी मैंने किया। वहीं रोसिना मुस्कुराते हुए कहती है मतलब तुम सच में इन सभी बातों पर यकीन करते हो, तुम्हें अभी इस जादू के बारे में कुछ भी नहीं पता। और फिर रोसिना उसे बताती है कि जब से तुम इस जंगल में आए हो तभी से तुम पर और बाकी लोगों पर मेरी नजर बनी हुई है। मैं तुम सबकी हर चाल को जानती हूँ, क्योंकि ये जंगल ही मैं हूँ। बट क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें ऐसा करने क्यों दिया? क्योंकि तुमने अभी जो किया वो बिल्कुल ही यूजलेस है। एक्चुअली जिस बैटल की तुम बात कर रहे हो और उसमें तुम जिस सीलिंग मैजिक का यूज करने वाले हो, उसका यूज करने के लिए जो उस मैजिक को कास्ट करता है उसकी सोल उसके टारगेट से पावरफुल होनी चाहिए, और मेरी सोल बहुत पावरफुल है, इसीलिए वो ड्रेनिर भी मुझे यहाँ पर सिर्फ कैद ही कर पाया था। और अब सदियों बाद मेरी सोल और भी ताकतवर हो गई है। या बोलते हुए उसके पास से बहुत सारे स्नेक्स निकलने लगते हैं, जहाँ वो जियोन से पूछती है क्या तुम्हारी सोल मुझसे ताकतवर है? जियोन कहता है वेल मैं खुद भी ये नहीं जानता, तो क्यों ना एक बार ट्राई करके देखा जाए। और यह बोलते हुए वो अपनी ब्लैक फ्लैश को तैयार कर रहा था, जहाँ वो कहता है मैं हमेशा से जानना चाहता था कि क्या मेरी आत्मा जियोन के शरीर में आ गई है या सिर्फ मेरी चेतना ही जियोन के अंदर है, जहाँ जियोन ने सिर्फ मेरी यादों को ही रिसीव किया होगा। या बोलते हुए वो अपनी ब्लैक फ्लैश को लगभग तैयार कर चुका था, जहाँ वो कहता है क्या सच में मेरी सोल अपनी पूरी शक्तियाँ खो चुकी है? फिर जियोन रोसिना से चिल्लाते हुए कहता है जो मैजिक अभी कुछ समय पहले मैंने कास्ट किया था, विनाश का जादू, उसमें सिर्फ सोल्स ही एग्जिस्ट करती है, जहाँ वेसल्स का कुछ भी काम नहीं होता। तो चलो देखते हैं किसकी सोल ज्यादा पावरफुल है। इधर रोसिना कहती है क्या तुम सच में टेस्ट करना चाहते हो? स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि तुम काफी पावरफुल हो, इसी वजह से अब तक
तक मैं खुद को रोक रही थी तुम्हें मारने के लिए, पर मुझे लगता है कि अगर तुम्हारा इंटेंशन ये था कि तुम मुझे निराश करो तो तुम कामयाब हुए। रूसिना कहती है इस समय मैं बस उस बेकार सी टेक्निक से छुटकारा पाना चाहती हूँ। यह बोलते हुए वो जियोन पर अटैक करती है, जहाँ वो अपने सभी छोटे छोटे स्नेक्स को कंबाइन करते हुए एक बहुत ही बड़ा स्नेक बनाती है और कहती है सांग्रिया रेक्यूम। उसके यह बोलते ही वो स्नेक तैयार हो जाता है। इधर वो स्नेक जियोन को जस्ट निगलने ही वाला था, बट तब भी जियोन कुछ नहीं बोलता। वो रूसिना को देखता रहता है, जहाँ रूसिना सिर्फ मुस्कुराई जा रही थी। और तभी जियोन का ब्लैक फ्लैश उसके पास से सीधे जाके रूसिना को हिट करता है, जिसकी वजह से रूसिना का हाथ कट जाता है। रूसिना ये देखकर बहुत हैरान जाती है और कहती है क्या ये कैसे हुआ, पर आखिर इसने किया कैसे, इसका तो कोई निशान भी नहीं है। जियोन कहता है अगर तुम मुझे निगलने के बारे में सोच रही थी तो ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। जियोन अपने मन में कहता है लगता है मैंने विनाश के जादू को अच्छे से यूज कर लिया, मुझे अब इसकी पावर्स महसूस हो रही हैं। मुझे अब अपने ब्लैक स्टार की पावर्स का एहसास हो रहा है। इधर रूसिना अपने हाथ को हिल करते हुए कहती है तुमने ये किया कैसे। जियोन कहता है क्या तुम देख नहीं पाई कि मैंने ये कैसे किया। रूसिना कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यह बोलते ही रूसिना का हाथ पूरी तरह से हिल हो जाता है, जिसे देखकर जियोन फिर से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपने पंजे को बंद करने लगता है, जिसके बंद होते ही रूसिना बहुत ही तेजी से पीछे जाती है और एक इनविजिबल दीवार से टकरा जाती है। रूसिना गुस्से में कहती है आखिर ये क्या चीज है। यह सुनते ही जियोन अगले ही मोमेंट सीधे रूसिना के सामने आ जाता कहता है क्या अब भी तुम इसे देख नहीं पाई और तुम समझ भी नहीं पाई। रूसिना कहती है तुम कमीने कहेंगे। इधर रूसिना कुछ और बोल पाती कि तभी जियोन उसका सर काट के उसके धड़ से अलग कर देता है। सर कटने के अगले मोमेंट पर ही रूसिना फिर से अपने आप को हील कर लेती है। रूसिना कहती है ये इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की। बट तभी जियोन अगेन अपनी ब्लैक फ्लैश को तैयार करने लगता है और उस पर अटैक करता रहता है। अटैक की वजह से रूसिना बार बार जख्मी हो रही थी और बार बार खुद को हील कर रही थी। रूसिना कहती है आखिरकार ये सब चल क्या रहा है और ये बंदा है कौन, इसकी पावर्स तो अनबिलीवेबल है। मैं कितना भी दुर्भाग हूँ फिर भी मेरा शरीर टूटते जा रहा है, मैंने ऐसी पावर्स कभी भी नहीं देखी। रूसिना अपने मन में ही सोचने लगती है इसने कुछ तो गड़बड़ किया है, पर इसने किया कब। क्या तब जब इसने पहली बार अटैक किया था या फिर तब जब ये अपने उस विनाश के जादू को कास्ट कर रहा था। और तभी रूसिना को सडनली कुछ याद आता है और वो कहती है वो पत्थर, इसने जो पत्थर फेंका था लगता है उसी में कुछ गड़बड़ थी। रूसिना अपने मन में कहती है अगर मैं मर गई तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आखिरकार हुआ क्या, नहीं शायद मैं सच में मरने वाली हूँ। एंड देन रूसिना कहती है रुक जाओ। बट तब भी जियोन नहीं रुकता और उस पर अटैक करता रहता है। रूसिना फिर से कहती है रुको, मैंने कहा रुक जाओ। जियोन कहता है क्या रुक जाओ, क्या मैंने सही सुना, मैंने तो ये सुना था कि तुम्हारे पास कई जिंदगी हैं। एंड देन जियोन उस मैजिक के बारे में बताता है जो कि अभी तक रूसिना यूज कर रही थी, जिसका नाम था सांग्रिया रेक्यूम, एक ऐसा अनोखा मैजिक जो कि सिर्फ 1000 ईयर विच यूज कर सकती है। वहीं रूसिना अपनी मौत को करीब देखकर बहुत हैरान हो जाती है, जहाँ जियोन अपने मन में कहता है उस नोवेल के अकॉर्डिंग किसी की सोल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने पर वो कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं टूट सकता। आमतौर पर मैं रूसिना की सोल तक पहुंच ही नहीं पाता, पर फिर उस मैजिक की वजह से मैं यहाँ पर हूँ जहाँ सिर्फ सोल्स ही एग्जिस्ट करती हैं। जियोन कहता है अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि अपने मालिक से कैसे बातें करते हैं। यह बोलते ही जियोन उस सोल्स की दुनिया से बाहर आ जाता है, जहाँ वो अपने मन में कहता है फॉर्चुनेटली लगता है अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और वो रिन की तरफ देखता है जहाँ वो अभी तक बेहोश पड़ी हुई थी। एंड देन वो रूसिना की तरफ देखता है जिसकी हालत भी इस वक्त काफी खराब थी और वो कहता है अच्छा हुआ कि समय रहते मैंने रूसिना की सोल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो अब ये मेरे आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं कर पाएगी। बट अभी ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, पर फिर भी ये इतना बुरा नहीं है क्योंकि अब तक तो सब कुछ नोवेल के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। और आगे जाके रूसिना हीरोज की एक बहुत ही अच्छी साथी भी बनेगी, जहाँ इसे नाम मिलेगा विच ऑफ द एपोक्लिप्स। बट शायद ये तब तक नहीं होगा जब तक मैं इन सब में इन्वॉल्व रहूंगा। वही रूसिना अपने मन में कहती है मैं हार गई, मैं अभी भी उस सील को महसूस कर सकती हूँ जो कि इसने मेरी आत्मा के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाकर मुझ पर लगा दी। आखिर ये बंदा आया कहाँ से है। रूसिना कहती है फिर भी तुम्हें अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए था। एंड देन वो मुस्कुराते हुए कहती है किसी दिन किसी न किसी दिन मैं उस सील को तोड़ दूंगी और उसके बाद तुम्हें मार डालूंगी। जियोन कहता है जैसे तुम्हारी इच्छा। एंड देन वो जाते हुए कहता है आगे से मुझे मास्टर बोलना। यह सुनकर रूसिना पहले तो थोड़ा हैरान रहती है, पर फिर कहती है ठीक है मास्टर, पर मुझे एक और चीज पूछना है। जियोन कहता है पूछो क्या पूछना है तुम्हें। रूसिना कहती है मेरा मतलब मुझे लोगों को मारना बहुत पसंद है और ऐसा भी नहीं है कि मैं ये खुद से करती हूँ, बल्कि यही मेरी डेस्टिनी है, मेरे जीने का असली कारण। रूसिना मुस्कुराते हुए कहती है जितना पावरफुल मेरा दुश्मन होता है उतना ही ज्यादा मुझे मजा आता है उसे मारने में, और अगर मैं तुम्हारा साथ दूं और तुम्हारी बातें मानूं तो मुझे कितने लोगों को मारने का मौका मिलेगा। जियोन थोड़ा सोचता है और कहता है तुम जितना सोच सकती हो उससे भी ज्यादा। आगे से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रिन के लॉर्ड यानी रिन के फादर को, जो कहते हैं आखिरकार तुम कितने समय तक ऐसे ही रहने वाली हो। वह उनके सामने एक चेयर पर रिन बैठी हुई थी जो कि कुछ भी जवाब नहीं देती। रिन के पिता कहते हैं 3 दिन हो गए जब से रिन हमें वहाँ पर बेहोश मिली थी उस काले जंगल में। वहाँ के हालात देखकर यही लग रहा था कि वहाँ पर एक बहुत ही लेजेंडरी बैटल हुई, पर जब हम सभी वहाँ पर पहुंचे तो वहाँ सिर्फ रिन थी। रिन के पिता कहते हैं कम से कम तुम्हें खाना खा लेना चाहिए, और यह बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वही रिन कहती है ये मेरी ही गलती है, ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं कमजोर थी। सब मारे गए, सब के सब जो कि दशकों से एक साथ थे, जो कि मेरे परिवार से भी बढ़कर थे। ये
इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रियान ने हमें धोखा दिया, बल्कि ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं कमजोर थी। ये सब मेरी ही गलती है। रिन कहती है मुझे अब और भी ताकतवर बनना है, अब कुछ भी हो जाए मैं ताकतवर बन के रहूंगी। रिन थोड़ा सोचते हुए कहती है मैं अभी भी ये कह सकती हूँ कि वो जादूगरनी जो ब्लैक फॉरेस्ट में रहती थी वो अभी भी मारी नहीं गई है। रिन कहती है एक दिन मैं जरूर उस जादूगरनी को अपने हाथों से ही मारूंगी, और वो आदमी जो कि कन्फर्म जियोन था वो भी शायद बाकी लोगों की तरह मारा गया, बट मे भी वो अभी भी जिंदा बचा हो, और अगर ऐसा हुआ तो मैं उससे बात जरूर करूंगी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मोन आए इन्फो गिल्ड को, या तो फिर कहें कि उनके एक ब्रांच के बेस को, जहाँ इस वक्त आयरिन उस वेटर को कुछ समझा रही थी, जिसपे वेटर कहता है आप श्योर हैं? वही रिन कहती है हाँ पूरी तरह से। एंड देन वो उस वेटर से पूछती है क्या तुम जो खबर लेकर आए थे वो सही है? तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि ब्लैक फॉरेस्ट पूरी तरह से जा चुका है, मतलब ब्लैक फॉरेस्ट पूरी तरह से खत्म हो गया, और वो इसलिए क्योंकि उस जंगल में मौजूद पेड़ अब हरे भरे दिख रहे हैं। तो इसका तो एक ही मतलब होता है, और वो ये है कि उस जंगल में रहने वाली जादूगरनी मारी गई। वो वेटर कहता है हमें जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो लोग उस जंगल में तो नहीं गए, पर उस जंगल में हुए बदलाव को देखकर यही लगता है कि वो मारी गई। वहीं आयरिन के सामने ही जियोन का वो होडी से ढका हुआ फोटो पड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो अपने मन में कहती है 1000 साल पुरानी जादूगरनी वो भी मारी गई? वो कोई ऐसी वैसी जादूगरनी नहीं थी। अगर वो मारी गई है तो हमें इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए जब तक कि इसमें रॉयल फैमिली का हाथ ना हो। आयरन कहती है आखिरकार उस बंदे के पास कितनी पावर्स होंगी जिसने उस 1000 साल पुरानी जादूगरनी को मार दिया। एंड देन वो अपने मन में सोचती है अगर वो बंदा सीधे रॉयल फैमिली से रिलेटेड है तो शायद वो उसके पास इतनी पावर होंगी, क्योंकि उस रॉयल फैमिली में सब के सब एक दूसरे को ही हंट करते रहते हैं और उनका शिकार हमेशा कोई अननोन ही होता है। आयरन अपने मन में सोचती है उनकी इस इंसेन पावर की वजह से हमें ये जानना होगा कि हमारे पास वो जो बंदा आया था वो रॉयल फैमिली का कौन सा मेंबर है। फिर वो जियोन की फोटो देखते हुए वेटर से पूछती है क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता चला? वो वेटर कहता है मैंने काफी समय पहले ही अपने इन्फॉर्मेशन देने वाले लोगों को रॉयल फैमिली में तैनात कर दिया है, और इंपीरियल पैलेस में सबके सब मेंबर्स मौजूद थे सिर्फ एक की। आयरन कहती है और वो कौन है? वेटर कहता है रॉयल फैमिली का ही एक मेंबर प्रिंस जियोन एग्नेस। इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक और बंदे को जिसका नेम है फर्नांडो प्रिंगम, जो कि इंपेरियल के मेजेस का चौथा कैप्टन है। वो कहता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मुझे इस पर प्रिंस जियोन के सिग्नेचर की जरूरत है। एंड देन वो एक कागज फ्रेडो के सामने बढ़ा देता है। फ्रेडो अपने मन में सोचता है प्रिंस जियोन आज लगभग एक हफ्ते होने वाले, आखिरकार आप है कहाँ पर? मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप अभी तक सही सलामत होंगे। फर्नांडो कहता है तुम्हें भी तो पता है ना कि कल सक्सेशन सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट का लास्ट डे है साइन अप करने के लिए, तो इसीलिए अगर आज प्रिंस जियोन इस पर साइन नहीं करते हैं तो इसका एक ही मतलब होगा कि प्रिंस जियोन सक्सेशन सेरेमनी में भाग नहीं लेंगे। वही फ्रेडो अपने मन में कहता है बाकी सभी रॉयल मेंबर्स को इसके लिए साइन अप करने की जरूरत ही नहीं है, वो बस कह देते हैं और उनका सक्सेशन सेरेमनी में साइन अप हो जाता है, बट प्रिंस जियोन को यह अथॉरिटी नहीं मिली है। वही फर्नांडो अपने मन में सोचता है आज लगभग 3 दिन होने वाले हैं जब से मैं यहाँ डेली प्रिंस जियोन का सिग्नेचर लेने के लिए आ रहा हूँ, जहाँ तीनों दिन मुझे बस यही जवाब मिला कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, वो अभी तक अपने अंडरग्राउंड ट्रेनिंग से बाहर नहीं आए। ये सब के सब एक्सक्यूज है, कम से कम मुझे तो यही लगता है। और शायद प्रिंस जियोन इस वक्त पैलेस में नहीं है, या तो फिर कहें कि वो इस वक्त पूरे किंगडम में ही नहीं है। फर्नांडो अपने मन में सोचता है सक्सेशन सेरेमनी से पहले रॉयल फैमिली के किसी भी मेंबर को पैलेस से बाहर जाना सख्त मना है, तो शायद यही मेरा वो मौका है जिसका यूज करते हुए मैं तीसरे राजकुमार को इम्प्रेस कर दूं। यह सोचते ही वो फ्रेडो की बातें नहीं सुनता और सीधे जाके जियोन के रूम का दरवाजा खोल देता है और कहता है प्रिंस जियोन क्या आप यहाँ पर हैं? वहीं वो अपने चारों तरफ देखता है जहाँ उसे प्रिंस जियोन कहीं नहीं दिखते। यह देखकर वो खुश होने लगता है, बट अगले ही मोमेंट उसकी खुशी दुख में बदल जाती है क्योंकि जियोन वही मौजूद था और वो कहता है मुझे लगा ही था कि तुम मुझे इंटरप्ट जरूर करोगे और मैंने अभी तक किताब को पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया था, तब तक तुम टपक गए। जियोन को देखते ही फर्नांडो बहुत ज्यादा डरने लगता है और फिर जियोन से माफी मांगने लगता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ असैसिन्स को, जहाँ उनमें से एक असैसिन जो कि उन सभी का लीडर था वो कहता है हायर अप हमसे बहुत नाराज है। वही उनमें से दूसरा असैसिन कहता है हम पूरे 2 बार नाकामयाब हुए, ये तो होना ही था। और फिर वो बाकी सभी असैसिन्स को बताता है कि चौथे नंबर के असैसिन्स के मुताबिक उस कैसल में कोई इतना पावरफुल है जो कि सभी असैसिन्स को मार रहा है और वो बहुत ही स्किल्ड भी है। वही एक दूसरा असैसिन कहता है आखिरकार कोई एक ऐसे प्रिंस को क्यों बचाना चाहेगा जिसे पहले ही रॉयल फैमिली ने त्याग दिया है? क्या तुम्हें सच में लगता है इसका कोई सेंस बनता है? वही उन सभी असैसिन्स में से उनका लीडर कहता है बस बहुत हो गया, ये सब बकवास बातें करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त ये है कि हम अपने टास्क पर फोकस करें जो हमें दिया गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि यही हमारा लास्ट चांस होगा। इसके बाद शायद हायर अब समय मार डाले अगर हम इस मिशन में नाकामयाब हुए तो। इसके बाद ही वो असैसिन खड़ा होता है और कहता है सबके सब तैयार हो जाओ, हमें साथ में हमला करना होगा। वही एक असैसिन
सेन जो कि टकलू सा होता है वो कहता है क्या सक्सेशन सेरेमनी अभी नहीं होने वाली, वो तो शायद पैलेस में होने वाली होगी ना, उसका क्या करेंगे। यह सुनते ही उन सभी असैसिन्स में से उनका लीडर कहता है तुमने सही कहा, सक्सेशन सेरेमनी जल्दी होने वाली है और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता वो जानते हैं। और तभी उसे आवाज आती है जहाँ कोई कहता है और वो कौन है जो ये रास्ता जानते हैं। यह सुनते ही वो असैसिन सीधे अटैक कर देता है, बट उसने जिस पर अटैक किया था वो बच जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि रूसिना ब्लड वॉकर थी। वो कहती है तुम तो काफी जल्दी में लग रहे हो, जबकि तुम्हारे पास तो इतनी काबिलियत भी नहीं है। वही सभी असैसिन्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं तुम कौन हो। रूसिना कहती है तुम सब के सब वैसे भी मरने ही वाले हो तो जान के क्या करोगे। यह सुनते ही वो सभी असैसिन्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सीधे रूसिना पर अटैक कर देते हैं और कहते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की। उनको अटैक करता देख रूसिना कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और कहती है मास्टर अगर आपका यही आदेश है तो मुझे ये आदेश पूरा करके बहुत खुशी होगी। इधर वो टकलू रूसिना पर अटैक करने वाला था, बट तभी निकलते हैं रूसिना के पास से एक स्नेक और सीधे उस टकलू को चबा जाते हैं। वहीं एक असैसिन उस स्नेक के ऊपर से कूदते हुए रूसिना पर अटैक करता है, बट तभी रूसिना उसे भी मार डालती है। रूसिना ने उन दोनों को मारा ही था, बट तभी बाकी सभी असैसिन्स को मौका मिल जाता है और वो सभी रूसिना पर चारों तरफ से अपने डैगर से अटैक कर देते हैं, जहाँ उन असैसिन्स का लीडर लास्ट में अटैक करते हुए कहता है मर राक्षस, और यह बोलते ही वो रूसिना का सर काट के उसके धड़ से अलग कर देता है। रूसिना का सर कट के थोड़ा दूरी पे जाके गिरता है, बट उसका सर कटने के बाद भी उसमें से ब्लड नहीं निकल रहा था। वहीं असैसिन्स का लीडर कहता है आई थी बड़ी हमें मारने वाली, एंड देन वो बाकी सभी असैसिन्स से कहता है जल्दी से इन लाशों को ठिकाने लगा दो और तैयारी। बट तभी उसे आवाज सुनाई देती है जहाँ कोई कहता है आखिरकार तुम मॉन्स्टर मेरा मतलब राक्षस किसे बुला रहे थे, और ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि रूसिना के उस कटे हुए सर से आ रही थी, जहाँ थोड़े टाइम बाद उसके सर में से खून निकलना स्टार्ट हो चुका था। उसे बात करते हुए देखकर सब के सब असैसिन्स की फट के हाथ में आ जाती है। वही रूसिना अगेन अपने आप को हील करने के बाद कहती है असली राक्षस तो इस वक्त कहीं और है। या बोलते ही वो उन सभी के सभी असैसिन्स पर एक साथ अटैक करती है और कहती है खाने के लिए शुक्रिया। ओके, तो रूसिना को तो उसका शिकार मिल गया और वो इस वक्त उन्हें खाने वाली है। तो जब तक वो उन्हें खाती है तब तक मैं तुम सभी को थोड़ा सक्सेशन सेरेमनी के बारे में बता देता हूँ। तो सक्सेशन सेरेमनी बेसिकली एक ऐसा इवेंट है जो कि समय समय पर रॉयल फैमिली द्वारा किया जाता है और उसमें हिस्सा लेने के लिए सिर्फ तुम्हें यही करना पड़ता है कि तुम रॉयल फैमिली के वंशज हो। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ रॉयल फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट जो होते हैं वही हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि रॉयल फैमिली एग्नेस साम्राज्य में काफी फैली हुई है। इसीलिए जो लोग रॉयल फैमिली के रिलेटिव्स होते हैं जैसे कि मामा का लड़का, चाचा का लड़का और बाकी सभी। अभी एक डाउट और आ रहा होगा कि आखिरकार सक्सेशन सेरेमनी की जरूरत ही क्या है। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि सक्सेशन सेरेमनी की बस एक ही जरूरत है और वो ये है कि इसे क्वालिफाई करने के बाद रॉयल फैमिली का कोई भी यंग प्रिंस या उसका कोई भी रिलेटिव पैलेस से बाहर जा सकता है, और इसे बिना क्वालिफाई किए तुम पैलेस से बाहर नहीं जा सकते। इसीलिए तो जियोन को छुप के जाना पड़ा था। और एक और बात की जो भी सक्सेशन सेरेमनी को कंप्लीट करता है, मतलब कि जो भी सक्सेशन सेरेमनी को पास कर लेता है और अगर वो सीधे रॉयल फैमिली का वंशज हो तो वो अगला राजा बनने का एक दावेदार हो जाता है। तो अब ये सभी चीजें तो समझ में आई गई होंगी एंड अभी तक रूसिना ने भी अपना लंच कर ही लिया होगा। तो इसीलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नेम है रेनेट इलोनेस। उसके साथ में ही एक और लड़का रहता है जिसका नाम है वेल इलोनेस। रेनेट कहती है हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते। वैसे तो मुझे लगा नहीं था कि सक्सेशन सेरेमनी इतनी जल्द होगी। जिस पे वेल कहता है ये तो तुमने सही कहा, मुझे भी स्टार्टिंग में यही लगा था। और यह सुनने के बाद मैं सरप्राइज भी बहुत हुआ था। और मैंने तो सुना है कि वो रॉयल फैमिली का कचरा प्रिंस जियोन भी इसमें भाग लेने वाला है। यह सुनकर रेनेट कहती है हाँ मैंने भी यही सुना है। वहीं वेल कहता है जो रूमर्स मैंने प्रिंस जियोन के बारे में सुने हैं अगर वो सच है तो मुझे यही लगता है कि प्रिंस जियोन को इस सेरेमनी में भाग नहीं लेना चाहिए। रेनेट कहती है तुमने ये भी सही कहा, क्योंकि अगर उसके पास स्किल्स नहीं होंगी तो वो कंफर्म सक्सेशन सेरेमनी में फेल हो जाएगा और शायद वो इसी में मारा भी जाए, क्योंकि वैसे भी उसके पास एक राजा की कोई भी क्वालिटी नहीं है। वही वेल कहता है जियोन इस सेरेमनी में भाग ना ले तो ही अच्छा होगा। रेनेट कहती है हाँ वैसे तुम क्या बोल रहे थे अभी, भाग नहीं लेगा, मतलब हाँ तुमने ठीक ही कहा, और वैसे भी अगर वो भाग ना ले तो हमारे लिए अच्छा होगा। एंड देन वो कहती है अभी तक सक्सेशन सेरेमनी स्टार्ट क्यों नहीं हुई, और जियोन भी अभी तक नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि वो डर रहा है इसीलिए। वही और भी लोग मौजूद थे जहाँ पे कोई कहता है प्रिंस जियोन अभी तक नहीं आया, शायद वो अभी तक डर के मारे अपने कंबल में ही छुपा होगा। वहीं एक दूसरा बंदा कहता है ये पहली ऐसी सेरेमनी होने वाली है जिसमें कोई भी डायरेक्ट रॉयल फैमिली का डिसेंडेंट भाग नहीं लेगा, और ये अच्छा भी होगा वैसे। वही एक सैनिक कहता है क्योंकि अभी तक प्रिंस जियोन यहाँ पर नहीं आए हैं तो हमें उनके बिना ही बाकी लोगों की सक्सेशन सेरेमनी स्टार्ट करनी होगी। बट तभी वहाँ पर आवाज आती है प्रिंस जियोन एग्नेस आने वाले हैं, और इसके जस्ट बाद ही दरवाजा खुलता है, जिसके खुलते ही रेनेट की नजर जियोन पर पड़ती है और वो कहती है क्या यही वो प्रिंस है जिसे रॉयल फैमिली का कचरा माना जाता है। देखने में तो ये बहुत ही अजीब और बहुत खतरनाक लग रहा है, क्या मैंने जिसके बारे में सुना था ये वही है। इधर जियोन आगे बढ़ते हुए कहता है सक्सेशन सेरेमनी को स्टार्ट करो। या सुनते ही वो जो सैनिक होता है वो कहता है क्योंकि अब प्रिंस जियोन भी यहाँ पर आ चुके हैं इसीलिए मैं सभी को सक्सेशन सेरेमनी के बारे में समझा देता हूँ। तो सक्सेशन सेरेमनी जहाँ पर होगी वो यही जगह है जहाँ इस वक्त तुम सभी खड़े हो। जियोन अपने मन में सोचता है मैं बस लेट होने ही वाला था, पर क्या करूँ,
मुझे अपने ब्लैक स्टार को लेवल 2 पर भी लेकर जाना था और लेवल 2 पर जाने के लिए मुझे एक बहुत ही अच्छी खासी फिजिक की जरूरत पड़ेगी और वो जो 1000 साल पुराना ओगरे का दिल था उसने इसमें मेरी बहुत मदद की। उसकी वजह से ही मैं अपने ब्लैक स्टार को लेवल 2 पर ले जा पाया। जियोन अपने मन में कहता है उस नॉवेल में सक्सेशन सेरेमनी की जो डिटेल्स दी गई थी वो मुझे याद नहीं है, तो यही अच्छा होगा कि मैं ध्यान से सुन लूं, क्योंकि जो असली प्रिंस जियोन था वो तो नॉवेल की स्टार्टिंग में ही मारा गया था। पर क्योंकि अब मैं प्रिंस जियोन के शरीर में हूँ इस वजह से शायद स्टोरी चेंज हो रही है, बट अभी तक तो मोटी मोटा सब कुछ ठीक ही चल रहा है। वही जियोन को देखकर सभी लोग अजीब से एक्सप्रेशन देने लगते और कहते हैं शर्मिंदगी, रॉयल फैमिली का कचरा। एंड इस बात का एहसास जियोन को भी होता है, इसीलिए वो अपने मन में कहता है यहाँ पर मौजूद ज्यादा लोगों को यही लगता है कि मैं सक्सेशन सेरेमनी को पास नहीं कर पाऊंगा। और तभी उसकी नजर किसी पर पड़ती है और वो कहता है नहीं, शायद सभी को ऐसा नहीं लगता, और वैसे भी मेरा बिहेवियर कुछ दिनों से काफी चेंज हो गया है, तो शायद कुछ लोग तो ऐसा होंगे ही जिन्हें लगता होगा कि मैं सक्सेशन सेरेमनी कंप्लीट कर लूंगा। वही वो सैनिक जो कि रॉयल फैमिली का सर्वेंट होता है वो कहता है आप सभी में से सिर्फ 3 ही लोग सक्सेशन सेरेमनी को पार कर पाएंगे जो टॉप 3 में आएंगे, और इस कैसल में मौजूद हर फ्लोर पर होने वाले टेस्ट को वो लोग देखेंगे जो कि कुशल और ईमानदार हो, और उनके साथ में ही मैं भी रहूंगा। फिर वो सबसे कहता है तो सबके सब तैयार हो जाइए सक्सेशन सेरेमनी के लिए, मेरा आप सभी को गुड लक। इसके बाद ही वो बंदा वहाँ से जाने लगता है, जिसे जाते हुए देखकर जियोन कहता है जैसा मैंने सोचा था, अभी तक तो सब कुछ वैसा ही चल रहा है। वही वो बंदा आगे जाते हुए कहता है प्रिंस जियोन, मैंने महीनों पहले प्रिंस जियोन को देखा था जिसकी आंखें हमेशा झुकी हुई रहती थी और उसका शरीर भी बहुत कमजोर था, इतना कमजोर था कि कोई आम सैनिक भी उसे बहुत इजीली से हरा थे, जिसके पास ना ही कोई स्वॉर्ड चलाने की टेक्निक थी ना ही कोई मैजिक। और तब ऐसा कहना बहुत आसान था कि ये रॉयल फैमिली का कचरा है, पर अब ये ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, ये बिल्कुल ही बदल गया है। उसके पास से जैसे मुझे प्रेजेंस का एहसास हो रहा था और उसका शरीर जिस स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है, आखिरकार इन महीनों में उसके साथ हुआ गया कि वो इतना बदल गया। दिन वो अपने मन में कहता है खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सक्सेशन सेरेमनी तो बस एक जाल है, एक बहुत बड़ा जाल, एक ऐसा जाल जिसे ना ही बचा जा सकता है और ना ही तोड़ा जा सकता है, क्योंकि रॉयल फैमिली में ऐसे बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि प्रिंस जियोन इस सक्सेशन सेरेमनी में ही मारा जाए और वो इस सेरेमनी में मारा जाएगा। बट मुझे तो बस इन बाकी लोगों पर तरस आ रहा है जो कि जियोन के साथ इस सक्सेशन सेरेमनी में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि सक्सेशन सेरेमनी को सिर्फ टॉप 3 लोग ही पास कर सकते हैं, इसीलिए सभी लोग हड़बड़ा के भागने लगते हैं ताकि वो अपनी टॉप 3 रैंक में से एक रैंक हासिल कर सके। वहीं रेनेट भी भागते हुए सभी से कहती है कि सभी लोग एक एक दरवाजे में अंदर जाओ, बट जैसे ही वो रुकती है वो देखती है कि जियोन बिल्कुल भी नहीं हड़बड़ा रहा और वो एकदम शांत खड़ा है। वहीं रेनेट के साथ में ही वेल भी मौजूद था, जहाँ वो दोनों साथ में जा रहे थे। वेल उससे कहता है क्या तुम्हें अंदर नहीं जाना, अगर तुम ऐसे उसे घूरती रहोगी तो मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ दूंगा और अकेले चला जाऊंगा। और यह बोलने के साथ ही वो आगे बढ़ पड़ता है, जिसे देखते हुए रेनेट भी उसके पीछे निकल पड़ती है। वहीं जियोन कुछ देर के लिए कुछ सोचता है एंड देन वो भी ये गेट के अंदर चला जाता है। गेट के अंदर जाने के बाद ही वो अपने मन में कहता है उसने कहा था कि हर फ्लोर पर किंग की क्वालिटी के हिसाब से ही टेस्ट होंगे। थोड़े समय के बाद जब वो एक दूसरे गेट पर पहुंचता है तो उसे दिखता है कि वो गेट जो था बेसिकली कैनिबल्स का था। कैनिबल्स मतलब नरभक्षी। जियोन अपने मन में ही कहता है कि पहली बार में इतना कठिन टेस्ट नहीं देना चाहिए, मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई ऐसा दूसरा रास्ता जरूर होगा जो कि कम से कम इससे तो आसान ही होगा, तो इसीलिए मैं एक आसान रास्ता चूज करूंगा। इसके बाद वो अपने ब्लैक स्टार की लेवल 2 की पावर्स यानी कि डार्क सी को यूज करता है एंड देन एक गेट को सर्च करता है और उसके सामने पहुंच जाता है। जियोन जब उस गेट के अंदर घुसता है तो उसे दिखता है कि वो बेसिकली एक भूल भुलैया में घुस गया है। जियोन आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है क्या यही स्टार्टिंग पॉइंट है, बट तभी उस पर एक अटैक होता है जिससे बचते हुए जियोन कहता है तो यही है डेथ नाइट। इसके बाद ही हम उसके सामने एक नाइट को देखते हैं जो कि चारों तरफ से एक आर्मर से ढका हुआ था। वो डेथ नाइट अगेन जियोन पर अटैक करता है, बट जियोन उस अटैक से बच जाता है। जियोन थोड़ा रुकने के बाद उस नाइट के वीक पॉइंट को ढूंढता है और तभी वो डेथ नाइट अगेन जियोन पर अटैक करता है, बट इस बार जियोन अपनी रेडी करता है ब्लैक फ्लैश को और सीधे उस नाइट पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो नाइट वहीं पर मारा जाता है। उसके मरते ही वहाँ पर और भी नाइट्स आ जाते हैं, जिन्हें देखते हुए जियोन कहता है अब आएगा ना असली मजा। इधर वो सभी नाइट्स जियोन पर अपनी तलवार से अटैक करते हैं और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रेनेट को जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी और भागते हुए मन में कहती है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि 10,000 से भी ज्यादा बग्स जो कि इंसान को खाते हैं वो जमीन पर रेंगे जा रहे हैं। आखिरकार ये एक नॉर्मल टेस्ट कैसे हो सकता है, क्या ये लोग हमें मारना चाहते हैं? इसके बाद ही रेनेट अपने आप को छुपा लेती है, मतलब कि इनविजिबल कर लेती है, जो कि रेनेट की एक बहुत ही स्पेशल एबिलिटी है। रेनेट अपने आप को इनविजिबल करने के बाद मन में कहती है अगर मैं खुद को इनसे छुपाती नहीं तो ये लोग मेरी हड्डियां भी नहीं छोड़ते। इसके बाद जब रेनेट थोड़ा आगे जाती है तो उसका सामना भी एक डेथ नाइट से होता है जो कि उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ चुका था। भागते हुए रेनेट मन में कहती है इतने खतरनाक नाइट
जो कि इंसान भी नहीं है, वो आखिरकार इंपीरियल पैलेस के नीचे क्या कर रहे हैं और इन्हें हमारे टेस्ट का पार्ट क्यों बनाया गया है। बट तभी वो डेथ नाइट रेनेट पर अटैक करता है, बट रेनेट उसे बचते हुए अपने मन में कहती है अगर यहाँ कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी होता फिर भी उसका इन नाइट से बचना नामुमकिन था। फिर वो अपने मन में कहती है क्या सभी सक्सेशन सेरेमनी ऐसे ही होते हैं, इतने खतरनाक, जैसे कि सक्सेशन सेरेमनी में पार्ट लेने वाले कैंडिडेट्स को मारने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद रेनेट एक दीवार के पीछे छुप जाती है, जिसकी वजह से वो डेथ नाइट उसे ढूंढ नहीं पाता। रेनेट दूसरी तरफ देखते हुए कहती है मैं बहुत ही मुश्किल से इन डेथ नाइट्स और उन बग से बच पाई। और ये इसके बाद हम उसके सामने देखते हैं जियोन को, जो कि इसी वक्त डेथ नाइट से मुकाबला कर रहा था। उन सभी डेथ नाइट्स ने जियोन को चारों तरफ से घेर लिया था। इधर जियोन एक एक करके सभी डेथ नाइट्स को मारना स्टार्ट करता है, जिसे देखते हुए रेनेट अपने मन में कहती है ये सब के सब डेथ नाइट्स हैं और वो भी इतने सारे, फिर भी प्रिंस जियोन इन्हें बहुत ही आसानी से मार रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये डेथ नाइट्स उनके लिए कुछ भी नहीं। इधर जियोन अपनी ब्लैक फ्लैश को बहुत ही स्टाइलिश वे में यूज करता है, जिसे देखते हुए रेनेट कहती है प्रिंस जियोन की मूवमेंट बहुत ही फास्ट है और साथ में बहुत ही फैसिनेटिंग भी है, मुझे पता ही ना था कि ऐसा भी कोई इस वर्ल्ड में मौजूद है। इधर जियोन ने बाकी सभी डेथ नाइट्स को हरा दिया था, जहाँ पर एक डेथ नाइट लास्ट बचा हुआ था जो कि सीधे जियोन पर अटैक करता है, जिसे देखते हुए रेनेट अपने मन में कहती है प्रिंस जियोन की मूवमेंट इतनी ज्यादा फास्ट है कि मैं अपनी आंखों से देख तक नहीं पा रही। क्या इसका मतलब मैं पहले सही थी, मतलब सच में प्रिंस जियोन अपनी असली पावर्स को छुपा रहा था, क्योंकि इस लेवल की स्किल और स्ट्रेंथ कोई भी एक दिन में अचीव नहीं कर सकता। वो कहती है सब के सब इंपीरियल पैलेस में मौजूद सब के सब प्रिंस जियोन के द्वारा बेवकूफ बनाए गए। बट मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि अगर प्रिंस जियोन के पास इतनी स्ट्रेंथ और इतनी स्किल्स हैं तो आखिरकार वो इतनी इंसल्ट बर्दाश्त क्यों करते हैं, आखिर क्यों, आखिर वो ऐसा करते ही क्यों है। इधर जियोन जो कि एक लास्ट डेथ नाइट पर अटैक करते हुए अपने मन में कहता है भले ये डेथ नाइट एक इंसान नहीं है और इसका मेन पर्पस सक्सेशन सेरेमनी में एक टेस्ट की तरह ही है, बट फिर भी अगर इसे खत्म करना है तो मुझे इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना होगा। इसके बाद ही जियोन अपने एक नया अटैक को लॉन्च करता है, जहां उसने अपने ब्लैक फ्लैश का यूज करते हुए एक टोर्नेडो बना दिया था। उस टोर्नेडो में सभी डेथ नाइट्स खींचे जा रहे थे, जिन्हें देखते हुए जियोन कहता है पहले मुझे इन डेथ नाइट्स में से वो जादू को निकालना होगा जो कि इनकी एबिलिटीज को बढ़ा रहा है। इसके बाद ही वहां पर कुछ और डेथ नाइट्स आते हैं, जिन्हें आते हुए देखकर जियोन एक डेथ नाइट का गला काट देता है एंड दूसरे पर अपनी ब्लैक फ्लैश से अटैक करता है और उसे भी बहुत इजीली डिफीट कर देता है। जियोन उन सभी को डिफीट करने के बाद थोड़ा रिलैक्स होता है और कहता है सिर्फ एक ही बचा है, और तभी वो आखिरी बचा हुआ डेथ नाइट जियोन के पीछे से उस पर हमला करता है, जिसे देखकर रेनेट कहती है अपने पीछे देखो, जल्दी वहाँ से हट जाओ। बट इससे पहले कि रेनेट कुछ और बोल पाती तभी जियोन ने उस लास्ट बचे हुए डेथ नाइट का भी गला काट के उसे खत्म कर दिया था। इसके बाद जियोन उन सभी मरे हुए डेथ नाइट की तरफ देखता और कहता है आज इन सभी की किस्मत ही खराब थी, क्योंकि इन्हें लगा कि ये मुझे मार सकेंगे। जियोन आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है लगता है यहाँ भी ज्यादा लोग नहीं आए, खैर मुझे इससे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता, तो शायद मुझे ही पहले इस सक्सेशन सेरेमनी को खत्म करना होगा। इधर फर्नांडो जो कि बाकी लोगों के साथ में ही एक रूम में रहकर सभी कैंडिडेट्स पर नजर बनाए हुए था और मॉनिटरिंग भी कर रहा था, और उसे अब तक पता चल चुका था कि जियोन ने उन सभी डेथ नाइट्स को बहुत ही डिफीट कर दिया था। वो गुस्से में अपने मन में कहता है प्रिंस जियोन, मुझे पता ही नहीं था कि वो प्रिंस इतना ज्यादा ताकतवर है, क्या उसने अपने एग्नेस ब्लड को अवेकन कर लिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बंदे को जो कि बेसिकली प्रिंस है और साथ में ही राजगद्दी का एक दावेदार भी है, जिसने काफी समय पहले ही सक्सेशन सेरेमनी को पास कर लिया था। एंड मैं बता दूं कि मैंने ये मानवा कम्प्लीटली पढ़ डाली, बट अभी तक इस कैरेक्टर का नेम नहीं रिवील किया गया है, इसीलिए हम इसे तब तक के लिए प्रिंस बोलते हैं। प्रिंस को अभी तक ये पता चल चुका था कि किसी ने उन असैसिन्स को मार डाला है जिन्हें उसने प्रिंस जियोन को मारने का मिशन असाइन किया था, बट एक्चुअली में तो उन सभी असैसिन्स को रूसिना ने मारा था। पर प्रिंस को अभी ये बातें नहीं पता। प्रिंस कहता है ये कब हुआ, वह उसके सामने वाला बंदा कहता है कल रात को वो ग्रुप पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, मतलब उसका एक निशान तक नहीं बचा, यहाँ तक कि ना ही किसी इंसान का निशान, इवन किसी के खून के धब्बे भी नहीं मिले, पर वहाँ पर चीजें टूटी हुई थी, इसका मतलब कि वहाँ पर एक तगड़ी लड़ाई तो जरूर हुई थी। प्रिंस सोचते हुए कहता है खून के धब्बे भी नहीं मिले, क्या इसमें ब्लड टावर तो इन्वॉल्व नहीं है। उसके सामने वाला बंदा कहता है मैं इसके बारे में पता करके आपको जरूर बताऊंगा। इधर प्रिंस कहता है मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतने यूजफुल एसेट को खो दूंगा। इसके बाद वो एक कप को पकड़ता है और कहता है हाल फिलहाल में जो जियोन के बारे में खबरें आ रही हैं वो खबरें हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर किसी तरह से उसने सक्सेशन सेरेमनी को पास कर लिया तो वो भी अगला राजा बनने के दावेदार हो जाएगा और इससे बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी होंगी। वो अपने मन में कहता है क्या वो लकी है या वो अपनी शक्तियों को किसी तरह से छुपा रहा था। इसके बाद ही वो गुस्से में आके उस कप को तोड़ देता है।
और अपने सामने खड़े बंदे से कहता है कह दो कि सक्सेशन सेरेमनी में प्रिंस जियोन को अपने हिसाब से हैंडल कर ले और उसे खत्म कर दे। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फर्नांडो जिस रूम में मॉनिटरिंग कर रहा था वहाँ पर प्रिंस जियोन की एंट्री हो गई थी। फर्नांडो कहता है आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके बाद वो कुछ सैनिकों से कहता है कि तुम लोग खड़े क्यों हो, जल्दी से इसे मार डालो। और अपने मन में ही कहता है मुझे पता नहीं कि यहाँ पर कैसे आया, पर ये चाहे जैसे आया हो मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ। अब इसे मारने के लिए मुझे इसे ढूंढना नहीं पड़ेगा। इधर जियोन एक को उसका सर पकड़ते हुए ऊपर उठा देता है और कहता है रॉयल फैमिली के डायरेक्ट मेंबर को जान से मारने की कोशिश और साथ ही में सक्सेशन सेरेमनी को मैनिपुलेट करना। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें इस गुनाह की सजा जरूर पता होगी। इसके बाद ही वो उस बंदे का सर फोड़ देता है, जिसे देखकर बाकी लोगों की लिटरली फट जाती है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि जियोन कुछ ऐसा भी कर सकता है। इधर डरते हुए कुछ और सैनिक जियोन पर हमला करते हैं। जियोन उस अटैक से बचता है एंड अपनी ब्लैक फ्लैश को रेडी करता है और अगले ही मोमेंट अटैक करके उसको भी मार डालता है। उसके मरते ही चारों तरफ खून के छींटे फैलने लगते हैं। वहीं एक और सिपाही थोड़ी मैजिकल पावर्स का यूज करते हुए जियोन पर अटैक करता है, बट जियोन इस अटैक को डॉज कर लेता है, जिसकी वजह से उसके पीछे वाली दीवार टूट जाती है। इसके बाद ही जियोन उसको भी मार डालता है। इधर फर्नांडो जो कि ये सब काफी दूर से खड़े होकर देख रहा था, वो डर के मारे थर थर कांपने लगता है। जियोन उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बट तभी फर्नांडो फायर से बनी हुई अपने सामने एक सील टाइप बना देता है और अपने मन में कहता है मैंने सोचा भी नहीं था कि ये बिना समय वेस्ट किए सीधे मुझ पर अटैक करेगा, पर अब ये मरने वाला है, क्योंकि जैसे ही ये इस सील्ड को टच करेगा इसकी बॉडी जल के राख हो जाएगी। बट तभी जियोन उस सील्ड को बीच में से चीरते हुए बाहर आता और कहता है स्वागत नहीं करोगे हमारा, मतलब कहता है क्या फर्नांडो भैया क्या सोच रहे हो। इधर फर्नांडो ये सब देखने के बाद हक्का बक्का रह गया था, जहाँ वो अपने मन में कहता है आखिरकार यहाँ पे चल गया रहा है, क्या ये सच में इतना पावरफुल है। एंड देन अगले ही मोमेंट उसे रियलाइज होता है कि वो प्रिंस जियोन से जीत ही नहीं सकता, इसीलिए वो घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। जहाँ जियोन उसके सामने उसे मारने के लिए पूरी तरह से तैयार था, वही फर्नांडो अपने मन में कहता है मैं प्रिंस जियोन को कभी मार ही नहीं सकता, स्टार्टिंग से ही वो मेरे लिए नामुमकिन था, आखिरकार इतने पावरफुल बंदे को कोई मारेगा कैसे। जियोन फर्नांडो से कहता है तुम लोगों ने जरूर ये किसी न किसी के कहने पर किया। इसके बाद वो अपनी ब्लैक फ्लैश को तैयार करता है एंड कहता है बाय द वे तुम्हें अब उस काम से आजादी मिलेगी। इधर फर्नांडो कहता है मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ सच बता दूंगा कि मुझे ये काम करने के लिए किसने कहा है, बट प्लीज मुझे बख्श दीजिए। जियोन कहता है तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये सुनने के बाद तो फर्नांडो इतना ज्यादा डर जाता है कि उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं और ये आंसू डर के थे। जियोन उस पर अपनी ब्लैक फ्लैश से अटैक करता है और उसके सर को काट कर उसके धड़ से अलग कर देता है और कहता है मुझे पहले से ही पता है कि ये सब तुमने किसके कहने पर किया है। इसके बाद जियोन थोड़ा पीछे मुड़ता और कहता है आखिरकार कितने समय तक ये इसे नाटक करने वाला है। इधर एक सिपाही जो कि बहुत ही नॉर्मल सा था एंड देखकर लग रहा था कि वो मारा जा चुका है, बट अगले ही मोमेंट वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है और एक डेमन में तब्दील हो जाता है। वो डेमन कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि हालात ऐसे हो जाएंगे, मुझे यकीन नहीं होता कि ये अपनी पावर इतने दिनों से छुपा रहा था, आखिरकार इतना पावरफुल प्रिंस